हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आज की क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम कंटिन्यू आपको लगातार नई नई जानकारी, नई नई उस सेंटेंस में छोटी छोटी बातों को निकाल कर आप लोगों को दे रहे हैं, बता रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंटों को उसमें हमने लिया जो बहुत ही बारीक कहेंगे, यानी कि बहुत ही माइनर जो पॉइंट है उन्हें निकाला और आपको बताया। आज भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ हटके आप लोगों को आपकी इन वीडियोस में आपको देखने को मिले और इस वीडियो में आपको बताया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा है, जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो हमें बताता है कि पास्ट में जो कर्ता का कार्य है वो एक समय सीमा के अनुसार, एक पॉइंट ऑफ टाइम से या पीरियड ऑफ टाइम से शुरू होता है। उसकी एक समय सीमा हमें दी हुई होती है, किसी निश्चित पॉइंट से वह शुरू होता है। जैसे क्या है इसमें जानकारी आपके लिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज ए वर्ब टेंस। इज ए वर्ब टेंस। वर्ब टेंस इसलिए कहा जाएगा इसे जो वर्ब टेंस है क्योंकि इसमें एक कार्य का चलते रहना, एक कार्य की प्रोग्रेस, जो समय के साथ एक कार्य की प्रोग्रेस है वह इसमें बताई जाएगी आपको। जो कर्ता किसी समय से शुरू करके अपने कार्य को करता है, यानी कि ये वर्ब टेंस है। वर्ब का इसमें एक कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। वैसे तो हर एक सेंटेंस में इम्पोर्टेंट होता ही है वर्ब का, लेकिन यहाँ के एक कार्य चल रहा है, एक प्रोग्रेसिव कार्य है, तो इसलिए वर्ब टेंस से भी जानेंगे। और क्या कहता है, यूज टू डिस्क्राइब। यूज टू आपके पास एक ये फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है यूज टू, यानी कि यूज टू का प्रयोग हम एक आदत दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो यूज टू डिस्क्राइब जो अक्षर डिस्क्राइब करता है, अक्षर बताता है, हमें दिखाता है क्या, एन एक्शन, एक एक्शन को दर्शाता है। दैट स्टार्टेड जो शुरू हुआ, कब हुआ, बिफोर, पहले। ए स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट पर, जो पास्ट का एक स्पेसिफिक पॉइंट है वहाँ से कार्य शुरू हुआ। जैसे सोमवार से, मंगल से, बुधवार से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और आपका 2 बजे, 4 बजे, 10 बजे, इस तरह से एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू हुआ, आपको दिखाया। और पास्ट में शुरू हुआ था एंड कंटिन्यूड, और वो लगातार चलता रहा, कंटिन्यू रहा, वह चलता रहा अप टू दैट पॉइंट, और उस पॉइंट तक। कब तक चला, एक पॉइंट से शुरू होकर के, स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होकर वो कंटिन्यूड रहा, और कब तक रहा, एक अगले पॉइंट तक। जैसे सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो ये एक निश्चित समय से शुरू होकर के कार्य चलता रहा। और क्या कहता है, इट एम्फसाइज, ये जोर देता है, एम्फसाइज जोर देता है, द ड्यूरेशन एक समय अंतराल को, जो ड्यूरेशन है एक समय अंतराल है, समय अंतराल को एम्फसाइज करता है, एम्फसाइज उस पर जोर देता है, बताता है। ड्यूरेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो एक ड्यूरेशन है और उस ड्यूरेशन में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी उसमें निरंतरता है, उसमें कार्य निरंतर चल रहा है, ऑफ द एक्शन। चलिए रूल क्या है, हमारे रूल की अगर बात करेंगे, विद ऑल सब्जेक्ट, जो हमारे ऑल सब्जेक्ट होंगे। ऑल सब्जेक्ट से मतलब क्या है स्टूडेंट, ऑल सब्जेक्ट से मतलब हो जाता है हमारे पास सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो और सब्जेक्ट चाहे हमारे पास सिंगुलर हो, दोनों से मतलब हो जाता है। दोनों को ओवरऑल जितने भी हमारे सब्जेक्ट इसमें हम यूज़ करेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो हैड यूज़ करनी है, और साथ में उसके साथ बीन यूज़ करना है, यानी कि हैड बीन यूज़ करना है। जैसे कि देख रहे हैं
विद ऑल सब्जेक्ट, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दोनों सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज़ करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, जिसे आप जानते हैं सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, पता करते हैं, तो क्या होगी, हैड बीन। क्या होगी, हैड बीन। ये हमारे पास हैड बीन का यूज इसमें किया जाएगा। और जब ऐसे कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन हम यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब बी में आईएनजी का यूज हम करते हैं। क्या यूज करेंगे उसमें, वर्ब बी में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी यूज करेंगे। कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास डेफिनिट टाइम होगा, डेफिनिट आप पढ़ चुके हैं डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में। जो हमारे पास डेफिनिट टाइम होगा, जो बिल्कुल पॉइंट से शुरू होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होगा। डेफिनिट से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। पिछली वीडियो में मैंने एक अपने मेथड से आपको एक रिंग बना करके मैंने आपको बताया था कौन सा निश्चित है कौन सा अनिश्चित है। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है, जो एक बिंदु से शुरू होता है वो निश्चित हो जाता है, और जो एक पीरियड है, पीरियड वो आपका अनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेफिनिट समय आपके पास, जैसे डेफिनिट समय को कैसे लेंगे आप, जैसे बजे बोला जाएगा, बजे होगा, यानी कि आपका जो 24 आवर्स है, ये पूरा दिन है, यानी कि 24 घंटे में से 24 आवर्स में से कहीं से भी आप शुरू करते हैं, 10 बजे से, 8 बजे से, 2 बजे से, 1 बजे से, वो आपका एक निश्चित समय होगा। और जैसे आपका सीधे नाम लेकर के किसी मंथ का बोलेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भी आपका निश्चित होगा। कहीं आप ईयर लेते हैं, जैसे 2010 से, 2020 से, 2015 से, 1950 से, 1960 से, ये भी आपका एक निश्चित है। इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। इसकी बात कर रहे हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम की। आप देख रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं कि जनवरी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जनवरी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक निश्चित आपको मैंने बता दिया, एक निश्चित टाइम हो गया मेरा कि मैं जनवरी से आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। यस, तो ये हमारा कैसा पॉइंट ऑफ टाइम है। देखिए, और अगर इसी चीज़ को हम बोला जाए, कहे आपसे मैं 1 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, मैं 1 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ या 25 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ लेंगे कि ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। कितना लंबा एक पीरियड होगा, 1 वर्ष का एक पीरियड है या 25 वर्षों का एक पीरियड है, तो पीरियड की हम बात करेंगे तो हमारा अनिश्चित समय होगा। और अनिश्चित समय के लिए जो डेफिनिट समय है, जो इंडेफिनिट समय है, इंडेफिनिट समय अनिश्चित समय होगा। और अनिश्चित समय के लिए हमारे पास फॉर यूज होगा। जैसे घंटे हो सकता है, कितने घंटे से, 10 घंटे से, 2 घंटे से, 20 घंटे से, या इसमें दिन भी हो सकता है। दिन का यूज करते हैं 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 1 मंथ से, 1 सप्ताह से, ये सब हमारे पास अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट समय होगा। तो हमें इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लेना है। जो पॉइंट ऑफ, अब मैं बात करूंगा यहाँ कि जो हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कॉमन एरर की तरफ आप चलेंगे। पूरा सेंटेंस बनाने के बाद जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, एग्जामिनर उस जगह सिंस यूज न करके उसके स्थान पे फॉर यूज कर देगा। और ये बड़ा एक ऐसा कॉमन एरर होता है जिसे हम पढ़ के निकल जाते हैं और हमें नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम पुनः पढ़ेंगे और हमारे पास ये पहले से पूर्व जानकारी है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाएंगे, तो एक बार से दूसरी बार पढ़ते हुए जब आप निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो पता चलेगा। और वहाँ पर आप सिंस का फॉर करेंगे या फॉर का सिंस करेंगे, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी सेंटेंस की नीड होगी, उस हिसाब से आप बढ़ जाएंगे। तो निश्चित समय के लिए डेफिनेट जो समय होगा उसके लिए सिंस यूज करेंगे, और इंडेफिनिट समय के लिए आप क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिया है हमने। एग्जाम्पल में क्या करना है, देखिए, ही हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड। वह फील्ड में खेल रहा था। कब से खेल रहा था, फॉर 2 आवर्स। अभी मैंने जिक्र किया
फॉर 2 आवर्स, यानी कि घंटे। घंटे का मतलब क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें लगाना है स्टूडेंट फॉर लगाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। निश्चित समय के लिए सिंस होगा और अनिश्चित समय के लिए फॉर होगा। अगले सेंटेंस में देखिए, ममता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। 2 डेज भी क्या आपका पीरियड ऑफ टाइम है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ ध्यान देंगे इस बात पे, ये जो हमारे पास जो सफरिंग आपको नजर आ रहा है, जहाँ देख रहे हैं आप सफरिंग है आपके पास, ये सफरिंग है। सफरिंग अपने साथ प्रपोजिशन की बात अगर करेंगे, सफरिंग के बाद आपको फ्रॉम लगाना होता है, सफरिंग फ्रॉम होगा। यहाँ प्रपोजिशन की अगर आप बात करते हैं तो सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा, सफरिंग फ्रॉम फीवर। या सफरिंग कोई डिजीज का नाम लेंगे, जैसे यहाँ पे फीवर लिखा है, उसकी जगह कॉफ हो सकता है, उसकी जगह और कोई अन्य बीमारी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम कॉफ, एनी अदर जो डिजीज है हमारे पास, देयर आर सो मेनी डिजीज इन इंडिया, तो कोई भी यूज हो सकती है यहाँ। तो वहाँ पर हम सफरिंग फ्रॉम यूज करते हैं, यानी कि सफरिंग के साथ फॉर यूज करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मेनी स्टूडेंट हैड बीन टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, टेकिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिंस मंडे। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था, सप्ताह के किसी भी दिन के नाम से अगर सेंटेंस में या दिन के नाम से किसी कार्य को बताया जाता है तो वहाँ पे सोमवार, मंगल, बुध, इस तरह से संडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, इस तरह से कोई भी यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हमें सिंस यूज़ करना है, क्योंकि ये एक निश्चित समय हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पर एक लगा है टेकिंग। क्या है, टेकिंग वर्ड आया है। सेंटेंस को पुनः पढ़ ले तो शायद जानकारी आपको मिले। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी, हैड बीन टेकिंग, कितने विद्यार्थी क्या कर रहे थे, हैड बीन टेकिंग। टेकिंग, टेक मीन्स क्या होता है, टेक मीन्स लेना और गिव माने देना। देखिए तो ले रहे थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस यानी कि प्रवेश परीक्षा, सिंस मंडे, मंडे से कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, यह आएगा। लेकिन जब स्टूडेंट परीक्षा देता है तो वहां पर हम यूज करते हैं टेकिंग, और जब कोई अध्यापक परीक्षा लेता है तो वहां पर यूज करते हैं हम गिव। ये हमें ध्यान देना है इस बात पे। ये भी कॉमन एरर में खूब पूछा जाता है, यानी कि एग्जामिनर की का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। टेकिंग और गिव का यहाँ पर वो कॉमन एरर कर देता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ स्टूडेंट की जगह यदि टीचर कर दूं, टीचर्स कर दूं तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर गिव हो जाएगा। चलिए जैसे कि आपको बताया कि हम आज कवर कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब हम सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी ट्रांसलेट करने पर सेंटेंस को, सेंटेंस के अंत में रहता, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलता है, किंतु इसमें जो कर्ता का कार्य है वह कर्ता का कार्य समय के साथ जारी रहता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर रहता, रही पे, रही थी पे आप जाएंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की भी यही पहचान सेम होगी। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन अभी इसी में हम यूज करेंगे पिताजी सुबह से अखबार पढ़ रहे थे, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो हमें समय के ड्यूरेशन को, ड्यूरेशन के साथ अगर कर्ता के कार्य को ड्यूरेशन के साथ बताया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। और जर्नली सीधे बोला जाता है, पढ़ रहा था, तो वह कंटिन्यूअस में चला जाता है। देखिए तो अफर्मेटिव जो हमारे पास होगा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो रही है हैड बीन, प्लस जो हमारे पास B1 है, B1 में ING यूज करेंगे। और हमारे पास अफर्मेटिव के लिए आपके पास वर्ड ऑर्डर हो जाएगा माय डियर, सब्जेक्ट,
प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लगाएंगे। सिंस की जरूरत है सिंस लगाएंगे और फॉर की जरूरत है फॉर लगाएंगे। सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारे पास वर्ड स्ट्रक्चर है। इसका मैं बार बार इसलिए आपको रिवीजन कराता हूँ, इसको मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूँ क्योंकि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद, किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट करने के बाद अपनी ग्रामर को, सेंटेंस की ग्रामर को, सेंटेंस के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसे करेक्ट करने के लिए या उसका एग्जामिन करने के लिए आप इससे मिलान अगर आप करते हैं, इसके एक एक वर्ड से मिला करके आप चलते हैं, तो किसी भी सेंटेंस की, कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस की ग्रामर गलत नहीं हो सकती। ये 101% मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरे दावे के साथ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी भी सेंटेंस की ग्रामर गलत नहीं हो सकती। यानी कि स्पेलिंग इधर उधर हो जाए, हो सकता है, बट ग्रामर गलत नहीं हो सकती यदि आप इस स्ट्रक्चर के साथ आप काम करते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो कहाँ जाएगी ग्रामर? जा ही नहीं सकती, इधर से उधर एक वर्ड नहीं होगा। ये प्रॉमिस है हमारा आपसे कि अगर आप इसके अनुसार काम करते हैं, इसे याद करिए, ये बिल्कुल हर समय आपके यानी कि ऑन फिंगर टिप्स होना चाहिए। चलिए अब नेगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव में क्या करना है? जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा कुछ, जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है बस उसमें एक विशेष ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव में हैड नॉट बीन, इस चीज का ध्यान रखना है। गलती से भी अगर आपने इस तरह से यूज कर दिया हैड बीन नॉट, यदि आपने ऐसे यूज किया है और आप सोचे नोट तो हमने यूज किया ही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि जो हैड होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या हैड है, बीन इसके साथ आया कंटीन्यूअस की वजह से, तो ये जो नोट होगा, इस नोट का स्थान हैड के तुरंत बाद होगा। ये ध्यान रखना हमें, हैड के तुरंत बाद ही नोट लगना है, यानी कि हैड नोट बीन। क्या लगाएंगे? हैड नोट बीन, इधर से उधर नहीं करना है। चलिए आगे इंट्रोगेटिव की अगर आप बात करेंगे, इंट्रोगेटिव में क्या करना है? जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आपके पास, इंट्रोगेटिव आप अच्छे से सीख चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप होता है, 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि वह सेंटेंस जब जो सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और दूसरा सेंटेंस वो होगा जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। आपके पास 2 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। भली बात ये आप सीख चुके हैं, इसे अच्छे से जान चुके हैं, और इसके लिए आपके पास क्या वर्ड होगा आप जान सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? हैड है। सब्जेक्ट, इसमें हमें अकॉर्डिंग कुछ नहीं देखना, सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल नहीं देखना है, सब सेम है, कोई दिक्कत इसमें हमारी नहीं है। चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं इसके, और उसमें आपको बताते हैं क्या करना है। देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड कब से? सिंस 2 आवर्स। 2 आवर्स, यहां पर ध्यान देंगे। यहां देखिए, एक सेंटेंस और लेते हैं साथ साथ ही। देखिए, हैड सी बीन कॉलिंग द पियोन कब से? फॉर
o'clock क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी फोकस देंगे, ध्यान इस चीज पे भी देंगे। दो एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे हैं, दोनों एग्जाम्पल का चलिए थोड़ा मूल्यांकन कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, एग्जामिन करते हैं। क्या है ये कि हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें सिंगुलर और प्लूरल की कोई शर्त नहीं है। पहली बात, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही सिंगुलर के साथ होगी और वही प्लूरल के साथ होगी। तो यहाँ हमारी एक शर्त तो ये समाप्त हो जाती है कि यहाँ हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है। तो क्या हो गया, दे हैड बीन प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रहे थे। इन द फील्ड, कहाँ खेल रहे थे भाई, इन द फील्ड, फील्ड में खेल रहे थे। यस, कहाँ खेल रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे। कब से खेल रहे थे, 2 आवर्स। अब मैंने अभी बताया था आपको कि 2 आवर्स हमारा पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ये हमारे पास क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम है। 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जो एग्जामिनर करेगा, हमें अपने सेंटेंस को सही करने के लिए, उस गलती को पकड़ने के लिए हमें एग्जामिनर की तरह से सोचना है कि एग्जामिनर कहाँ क्या गलती कर सकता है। हमें उस चीज़ पर फोकस करना है कि यहाँ ये गलती की जा सकती है किसी भी सेंटेंस में। अब यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ हमारे पास 2 आवर्स है, 2 आवर्स है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ यहाँ 4 आना चाहिए था, लेकिन मैंने सिंस यूज़ किया है। सिंस क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एग्जामिनर ये गलती दोहराता है। जो कॉम्पिटिटिव सेंटेंस आपको मिलता है वहाँ पर जो टेंस में एरर ढूंढने को देता है, तो ये गलती वो दोहराता है। तो हमें क्या करना है कि सिंस के स्थान पर हमें यहाँ पर फॉर यूज़ करना है। क्या लगाना है, फॉर यूज़ करना है। इस चीज़ को समझ लेना है, फॉर 2 आवर्स। यही नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने यूज़ किया है। देखिए, हैड सी बीन कॉलिंग द पियोन फॉर 10 आवर्स, 10 बजे से। अब बजे कैसा समय हो गया, बजे आपका समय हो गया कैसा, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा। जबकि मैंने यहाँ उस चीज को गलत किया है, क्यों, क्योंकि ये गलती एग्जामिनर भी करता है और आपसे उसे चेक करवाता है, कॉमन एरर निकाल देता है, और यहाँ बजे का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हमारा सिंस यूज होगा, और सिंस यूज होने पर हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। एग्जामिनर यहाँ पर गलती करने के चांसेस ज़्यादा रखता है, यहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ करने के चांसेस लेता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमें। और हैड बीन का यूज हुआ है और आईएनजी लगा है, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट को बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेता है, अभी आगे का जो टॉपिक है वो लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर में, भविष्य में अनिश्चित कार्य। इंडेफिनिट और डेफिनिट 2 शब्द होते हैं। डेफिनिट होता है निश्चित और इंडेफिनिट होता है अनिश्चित। तो फ्यूचर में इंडेफिनिट, अनिश्चित, वह तो पूरा फ्यूचर ही अनिश्चित होता है, उसमें कोई निश्चितता नहीं है। फ्यूचर के बारे में आप कोई कुछ नहीं कह सकता क्या है उसमें, लेकिन हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जहाँ सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेट करने पर आपको वाक्यों के अंत में देखने को मिलेगा गा, गी, गे। क्या होगा, गा, गी, गे। जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो वहाँ पर गा, गी, गे आपको देखने को मिलेगा। चलिए कैसे, आपको देखते हैं इसमें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आल्सो नन एज द सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप सिंपल फ्यूचर के नाम से भी जानते हैं। सिंपल फ्यूचर के नाम से भी आप जानते हैं। इज ए वर्ब टेंस यूज टू डिस्क्राइब एक्शन। ये है एक वर्ब टेंस है और ये आपको क्या करता है कि एक एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे मोहन कल स्कूल जाएगा, एक्शन है। हाँ, राधा कल पत्र लिखेगी, तो क्या एक्शन है, तो एक्शन उसमें आएगा। मैं कल नदी में स्नान करूंगा, तो इसमें एक्शन है। तो एक्शन के बारे में बात करते हैं कि डिस्क्राइब
काय के लिए? एक्शन को डिस्क्राइब करता है, और इवेंट और किसी घटना को, क्या, किसी घटना को भी शो करता है, इवेंट को बताता है, दैट विल अकर इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में घटित होगी, जो किसी फ्यूचर में घटित होगी। जैसे कल मैं एग्जाम दूंगा, तो फ्यूचर की बात होगी, एग्जाम दूंगा। कल मैं दिल्ली जाऊंगा, फ्यूचर की बात होगी, तो वहाँ पर दिल्ली जाने की एक इवेंट है। कल मैं एक शादी में सम्मिलित हूँगा, तो वहाँ पर भी एक इवेंट है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फ्यूचर किसी भविष्य की इवेंट को भी बताता है। इट इंडिकेट्स, यह दर्शाता है, दिखाता है, फ्यूचर एक्शन, भविष्य के किसी कार्य को दिखाता है। फ्यूचर एक्शन, इट इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन, भविष्य के किसी कार्य को दिखाता है, बताता है, दैट इज प्लान्ड, जो पहले से हमारा एक व्यवस्थित होता है, पहले से प्लान किया हुआ होता है। ऐसा नहीं कि अचानक आपके सामने कोई आकर के खड़ा हो जाए या कोई अचानक आ गया, नहीं। जैसे अभी मैं बात करूं कि मैं कल आगरा जाऊंगा, तो ये मेरा प्री प्लान है, ये मेरा फ्यूचर का प्लान बना हुआ है। मेरा हो सकता है मैंने 8 दिन से 10 दिन से बना रखा है कि मेरे को क्या है कि कल जो 16 तारीख या 15 तारीख जो भी आपकी तारीख होगी, उस तारीख को मुझे दिल्ली जाना है, आगरा जाना है, तो मेरा प्री प्लान हो गया। प्री प्लान के लिए भी फ्यूचर का यूज करते हैं, जैसे कि हम पहले से उसे हमने प्लान कर रखा है। प्रेडिकेट, जो भविष्यवाणी भी दिखाता है, जैसे अभी एक आपने एक कुछ संभावनाओं को देखते हुए आपने बोला कि कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, तो आपने उसे प्रेडिकेट किया, भविष्यवाणी की। तो आपने आसमान में देखा, कोई बादल नजर आए, आपको दिखाई दिया, तो आपने संभावना जताई कि कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी, ये प्रेडिकेट हो गया आपका। आगे चलते हैं, और इंटेंडेड, आगे चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज ए कॉमन एंड यूजफुल, कॉमन यानी कि बहुत ही सरल, यूजफुल लाभदायक टेंस है आपके लिए। फॉर टॉकिंग, फॉर टॉकिंग बताने के लिए, बात करने के लिए, अबाउट द फ्यूचर प्लान, जो आपके भविष्य की योजनाएं हैं, फ्यूचर प्लान हैं, उन फ्यूचर प्लान को बताने के लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। आई विल गो टू कश्मीर टुमारो, आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। यहाँ आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। आई विल, आई के साथ यानी कि मैं जरूर जाऊंगा, इस चीज़ को इसमें कंपल्जन दिखा रहे हैं हम, दिखाए आगे बताएंगे कंपल्जन क्या है इसमें। देखिए रूल क्या होगा हमारे पास, रूल की अगर बात करें, विद फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं, यानी कि पर्सन हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, जो हम अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सीरीज में बहुत अच्छे से पर्सन आपको पढ़ा चुके हैं। जहाँ पर्सन के बारे में अगर आपको सीखना है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हमारी सीरीज में जाइए, और वहाँ पर आपको पर्सन सीखने को मिलेगा। पर्सन के बारे में बता चुके, 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वहाँ पर हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन के टॉपिक को भी बड़े विस्तार से हमने उसमें कवर किया है। एक वीडियो में, पूरी एक वीडियो में अबाउट 30 या 35 मिनट का हमारा वीडियो है, उसमें हमने पर्सन को ही कवर किया है और बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया है। तो हमारे पास क्या दिख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पर्सन में आपके पास आता है आई और वी, आई और वी के साथ हमें क्या लगाना है, सेल, और अन्य जो भी हमारे पास अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट से मतलब है जो भी आई और वी के अलावा, आई और वी के अदर, जो हमारे अन्य, आई और वी के अन्य जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे, उन सब के साथ हमें बिल लगाना है, और दोनों के साथ B1 लगाना है। B1 से मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो आप बेहतर समझ रहे हैं इस बात को। आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल लगाएंगे, और दोनों के साथ हमें V1 का यूज हमें करना है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म का, यानी कि फर्स्ट फॉर्म का हमें यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करेंगे कंपल्जन की। जो हमारा कंपल्जन है यानी कि व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था से मतलब मजबूरी, बाध्यता, जहाँ पर कोई किसी कार्य को मजबूर करता है, कंपल्जन हो जाता है, वहाँ पर एक निश्चितता आ जाती है, उसे हम कंपल्जन के नाम से जानते हैं, और उसे उसमें बाध्यता उत्पन्न की जाती है। तो वहाँ पर हमारे पास जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि हमारे फर्स्ट पर्सन और अन्य के साथ, इसका हम उल्टा कर देते हैं, ये चेंज हो जाता है, और वहाँ पर बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, बाध्यता
दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, विद फर्स्ट पर्सन जो हमारे पास आई और वी हैं, जो आई और वी हमारे पास सब्जेक्ट हैं, अब उनके साथ हमें यूज करना है विल। ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको और कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है कि बाध्यता के लिए आपको अदर वर्ड को यूज करना, कोई वर्ड की आवश्यकता नहीं है यूज करने की, बट आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है सब्जेक्ट के साथ। और जो अन्य सब्जेक्ट हमारे पास होंगे आई और बी के अलावा, आई और बी से हटके जो भी हमारे पास अन्य सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमें शैल यूज कर देना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शैल लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सब लेगा ही, ये आपको पता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी लिया है आपको इस बाध्यता को दर्शाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा थर्ड पर्सन है ही, और ही के साथ हमने अन्य की हम साथ चले गए हैं और हमने क्या यूज किया, शैल किया है। इसका अर्थ निकल कर आएगा ही शैल टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगा, वह तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगा। तो इस अवश्य के लिए कोई अदर सब्जेक्ट या अदर कोई वर्ड या अदर कोई अन्य किसी वर्ड की आपको कोई नीड यहाँ नहीं है, बस आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देना, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते ही ये इसमें अवश्य यानी कि बाध्यता उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस दिया मैंने इसी में, यहाँ आप यहाँ देखें आई विल मर्डर यू, आई विल मर्डर यू। तो इसमें क्या दे रहे हैं, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। तो उसमें कर दूंगा एक निश्चितता नजर आ रही है, और साथ साथ उसमें धमकी दी जा रही है। जब हम किसी को धमकी देंगे निश्चितता उसमें आएगी, और उस पर हम जोर देंगे, उसे मर्डर को एम्फसाइज करेंगे, किसी उस पर हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आई के साथ आपको विल यूज कर देना, और विल आई के साथ विल यूज करते ही यह सेंटेंस धमकी में चेंज हो जाएगा, कंपल्जन में चला जाएगा। सामान्य रूप से आप इसे एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। तो हमारा जहाँ पर जो रूल है हमारा ये लिखा है, रूल आपको नजर आ रहा होगा। जो रूल में हमें क्या करना, फर्स्ट विद फर्स्ट पर्सन, जो हमारे फर्स्ट पर्सन है आई और वी, आई और वी के साथ हमें शैल यूज करना है। हमारे पास जो अदर सब्जेक्ट हैं, जितने भी हमारे पास अदर सब्जेक्ट आई और बी को छोड़कर इन्हें उनके साथ हमें विल यूज करना है, और दोनों के साथ B1 का यूज करना है। B1 से मतलब समझ रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म का हमें यूज करना है। और इस टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो यूज करते हैं, ये भी ध्यान देना है। फ्यूचर में कल की अंग्रेजी टुमारो हम लगाते हैं, उस चीज का भी ध्यान देना है। अब आ जाते हैं कंपल्जन, कंपल्जन मजबूरी जिसे आप कहते हैं, यानी कि बाध्यता जिसे आप कहते हैं, मैंने अभी 1 मिनट पहले जिक्र किया। तो जहां पर कंपल्जन आ जाता है, जैसे अब आप हैं, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर, या आपसे कोई और बड़ा व्यक्ति, आपसे जिसका आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं और जिससे आप जो आपके फैमिलियर है, वो आपसे बोल देता है कि ये आपको काम करना पड़ेगा। तो पड़ेगा, पड़ेगा से मतलब हो गया कंपल्जन हो गया, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर सक्सेस चाहते हो, इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन फ्यूचर, यू शुड रीड, यू शुड हार्ड वर्क। यदि आप चाहते हो भविष्य में आप कुछ बने, सफलता चाहते हो, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यानी कि पढ़ना तो चाहिए, आपको जरूरी आपको पढ़ना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। यू शुड वर्क हार्ड, आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए यदि आप कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सुझाव भी है और एक कंपल्जन भी है, दोनों चीज इसमें साथ साथ आ रही है। देखिए हम देख रहे हैं यहाँ, तो इसमें दे रखा ही शैल टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगा, वह तुम्हें अंग्रेजी जरूर पढ़ाएगा। जरूर शब्द, अवश्य शब्द, इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते ही स्वतः ही अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा, आपको अलग से किसी वर्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई विल मर्डर यू, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, इसमें धमकी आपको देखने को मिल रही है। तो जब ऐसा सेंटेंस होगा जहाँ पर बाध्यता होगी, एम्फसाइज करेगा किसी कार्य को, बहुत ज़्यादा किसी कार्य पर दबाव देगा, तो वहाँ पर भी आपको अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके उस एम्फसाइज, उस धमकी को शो कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसे हमारे पास जो सिंगुलर या प्लूरल का इसमें कोई मैटर नहीं है, बस हमें इसमें क्या ध्यान देना है, आई और वी का ध्यान देना। सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पर कोई मैटर नहीं है। देयर इज नो इश्यू ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। हमें यूज करना है, जैसे सेंटेंस देखिए, आई शैल टीच यू। ये एक जर्नल सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या बोल रहा है इस समय आपसे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बट इट इज सेंटेंस को, इसी को चेंज करके अगर हम लिख दें आई विल टीच यू, तो यहां पर इसमें क्या हो गया, इसमें कंपल्सन हो गया। आई विल, यहां पर विल का चेंज करते ही कंपल्सन आ गया, यहां पर जरूर शब्द आ गया, इसमें आवश्यक शब्द आ गया, इसमें बाध्यता उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चेंज हो जाएगा अपने आप में। जैसे बोला जाता है, कोई भी बोल देता, आप भी बोल देते, जब किसी से आपका झगड़ा हो जाता है नॉर्मली, तो आप क्रोध में होते हैं, तो आप कहते मैं तुझे मार दूंगा, आप बोल देते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सेंटेंस बोला जाता है। मैं चलो हिंदी में लिख देता हूँ इसे, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो आप इसमें सेंटेंस में देख रहे होंगे, जब इसे गहराई से इसे फील करेंगे आप, जब इसे गहराई से फील करेंगे सेंटेंस को, इसके अंदर जाकर के इसके दबाव को, इसके एम्फेसाइज को, इसकी गहनता को यदि आप देखेंगे, तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्या हो रहा कि श्योरिटी। क्या आ रही है, श्योरिटी। कोई बड़े श्योरिटी, यानी कि बहुत ही श्योर होकर के बोलता मैं तुझे मार दूंगा। तो वो बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। मार दूंगा मतलब इसमें धमकी भी है, और इसमें क्या आप देख रहे हैं, कंपल्सन भी है, एक दबाव है। किसी एक बात को मारने पर उसने जोर दिया है। क्या दिया है, मारने पर जोर दिया है। तो जनरली जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे आप, तो यहां पर आपको हो जाएगा आई विल किल यू, आई विल किल यू। तो यहां आप देख रहे हैं, यहां पर विल का हमने यूज आई के साथ किया है, जबकि सामान्य सेंटेंस में, कॉमन सेंटेंस में आई के साथ शैल यूज करते हैं, आपको पता है। आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, कोई दबाव नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। बट आई विल किल यू का मतलब है जैसे ही मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो यहां आप देख सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, सहायक क्रिया के बाद आपको क्या लेना है, जो हमारे पास, अगर नेगेटिव सेंटेंस की आप बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, जो HB है, HB प्लस नोट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और हमारे पास वर्ड ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा। यहाँ यदि आप इस वर्ड ऑर्डर को भली भांति याद कर लेते हैं, अच्छे से आपको याद हो जाता है, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को इस वर्ड ऑर्डर से यदि आप मैच करते हो, आप इसका मिलान कर लेते हो, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का मिलान कर लेते हो, तो ये सेंटेंस आपको तुरंत बताएगा। जहां आपकी गलती होगी वो गलती पकड़ी जाएगी, और सेंटेंस को सही क्रम में एक सही व्यवस्था में रखने में आपकी मदद करेगा। ग्रामर इधर से उधर नहीं हो सकती, भले ही आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, बट ग्रामर आपकी इधर से उधर नहीं होगी। चलिए अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे पास टेंस हैं, या पूरे ओवरऑल टेंसेज जो उनकी ब्रांचेज हैं, किसी भी टेंस में आप जाएंगे तो वहाँ पर उसका एक ही मेथड है, रूल एक ही है, बस उसमें हेल्पिंग वर्ब को हमें हटाना बचाना होगा। जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को लेना है, बाकी को हटाना है। फिर भी एक बार मैं आपको बोल देता हूँ,
इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, जितने भी हमारे प्रश्नवाचक हैं, एक सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा और दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। यही है इंट्रोगेटिव का पूरे का रूल। आप समझ लीजिए, हर एक टेंस में यही मिलेगा आपको। बस हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है। क्या होगी, विल और शैल है। अन्य किसी टेंस में अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं पिछले वाले टेंस में हमारे पास हैड था, लेकिन मेथड यही था, चेंज कुछ नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखना है बस, इसमें जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ध्यान दो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नोट लगाना होता है। बस उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले यदि आपने नोट लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं इसमें आपका नेगेटिव का। अब देख सकते हैं कैसे, समझ लीजिए। देखिए, विल द फादर नॉट गिव यू द मनी, क्वेश्चन मार्क, गिव यू द मनी। यहां आप देख रहे हैं कि ये हमारा सेंटेंस बिल से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, और ये हमारे पास इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमने नोट लिया है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नोट ले रहे हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपने नोट लिया है, इस नोट पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। इस नोट को यदि आपने यहाँ ले आए, सब्जेक्ट से पहले ले आए, तो ये सेंटेंस आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें नोट लेना है। चलिए ये हो गया। और दूसरी बात ये है, यहाँ जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वाई विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुमारो, क्वेश्चन लगा देंगे। वाई विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुमारो। तो यहाँ वो सेंटेंस कहता है, देखिए यहाँ बोल रहा है सीधे सीधे, मैं नोट पे ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ नोट पे फोकस करते हैं यहाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पे फोकस करते हैं। तो इस चीज को ध्यान देंगे, जब भी कोई सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है, वर्ब के शुरू, यानी कि सेंटेंस के शुरू में चला जाता है क्वेश्चन वर्ड, और सब्जेक्ट के बाद नोट लेता है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है, कौन सा शब्द, जो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने जा रहा है। क्या हो जाएगा, वाई विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुमारो। ये सेंटेंस बोल रहा है वाई विल यू नॉट फिनिश योर वर्क टुमारो। चलिए सेंटेंस क्या कहता है, समझ लीजिए आपने। वाई विल यू नॉट फिनिश योर वर्क, आपने अपना कार्य कल पूरा नहीं किया, नहीं करोगे। सेंटेंस बोलता है तुम अपना कार्य कल पूरा नहीं करोगे। चलिए इस चीज को समझ लेंगे, क्यों नहीं करोगे, तो क्यों से शुरू हो रहा है सेंटेंस, और ये नोट भी आया है, इस चीज का ध्यान देंगे। चलिए आज हमने अपनी इस वीडियो में दो टॉपिक को हमने कवर किया, फ्यूचर इंडेफिनिट जो हमने भी किया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमने कवर किया। कुछ चीज़ें इसमें हमने बहुत बारीकियां ली हैं, कुछ चीज़ों को बहुत नज़दीक से हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और कोशिश की है कि हर एक पॉइंट पर हमारी नज़र जाए। आप यदि 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं तो उन पॉइंटों पर आपकी नज़र भी जाएगी, अवश्य जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका ध्यान उधर ना जाए। तो वीडियो पे आप बने रहें, और एक वीडियो को 1 से अधिक बार यदि आप देखेंगे तो उसमें आपकी और ज़्यादा ज्ञान की वृद्धि होगी। और आप वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो उसमें लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर जो स्टूडेंट न्यू हैं, आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपका ढेरों प्यार मुझे मिल रहा है,
तो आप चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस को अवश्य यहाँ दर्ज कराएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।